हेलो गाइस, ये हमारे 509 के यूनिट 7 का पार्ट 2 है। ये वीडियो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, बट कुछ इश्यूज़ के चलते मैंने वो वीडियो चैनल से डिलीट कर दी थी और काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। जिन बच्चों ने यूनिट 7 को कंप्लीट कर लिया है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और बाकी जो नए बच्चे हैं, जो बच्चे अभी शुरू से देख रहे हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो को वापस रिकॉर्ड कर रही हूँ। हमने कोऑपरेटिव लर्निंग तक पिछली वीडियो में पढ़ लिया। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट मैपिंग। हमारी टीचिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम दें, हम मीनिंगफुल लर्निंग बच्चों की कराएं। कॉन्सेप्ट जो मैपिंग है, कॉन्सेप्ट मैपिंग एक ऐसे टूल्स, एक ऐसी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है जो बच्चों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देने में हेल्प करती है और बच्चे समझ पाते हैं कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जो प्रोसेस है कॉन्सेप्ट मैपिंग का, कि किस तरह से हम कॉन्सेप्ट मैप को बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग का जो प्रोसेस है वो रिज़ल्ट में जब बाहर आता है तो उसी को ही हम कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं। ठीक है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आया, जो मैप मैंने बनाया, वो मतलब वो क्या है, वो रिज़ल्ट है हमारा। जो कॉन्सेप्ट मैप मैंने बनाया वो कॉन्सेप्ट मैपिंग के प्रोसेस का रिज़ल्ट है, वैसी बात है। अब है फीचर ऑफ कॉन्सेप्ट मैपिंग। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम विभिन्न कॉन्सेप्ट के बीच रिलेशनशिप्स को अच्छे से समझ पाते हैं, और इसमें जो रिलेशन है डिफरेंट कॉन्सेप्ट का वो अच्छे से बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, और चीज़ों को सर्कल, बॉक्स और इस तरह से लिखा जाता है, उनके कनेक्टेड वर्ड्स को लिखा जाता है, और इनको हम हायरार्किकल ऑर्डर में मैनेज करते हैं, जैसे टॉप टू बॉटम। ठीक है, और इसमें लिंक्स के थ्रू, मतलब लिंक्स को हम क्रिएट करते हैं, जैसे एरो लिखते। ठीक है, और उसमें हम जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उन सबको लिखते हैं, लैटरली लिखते हैं, पार्श्विक तरीके से लिखते हैं, यानी वर्टिकल तरीके से हम चीज़ों को इसमें लिखते हैं। नेक्स्ट, अगर पॉसिबल हो तो हम कॉन्सेप्ट का इंटीग्रेशन भी करते हैं डिफरेंट अदर सब्जेक्ट के साथ, कि कोई मैंने कॉन्सेप्ट लिया, उसका अदर सब्जेक्ट साइंस से, मैथ से क्या रिलेशनशिप है, उस इंटीग्रेशन को भी हम इन कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू शो कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैप दिया गया है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे किसको, कॉन्सेप्ट को, कि किस पे हम कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं क्लास के अंदर। उसके बाद हम अरेंज करेंगे इन सभी चीज़ों को, हम क्या करेंगे, लैटरली प्लेस कर देंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, मीनिंगफुली सारे कॉन्सेप्ट को प्लेस करेंगे, सर्कल्स, बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे, और जो हमारी लिंकिंग लाइन्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे, और जब लिंकिंग वर्ड्स लिख देंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट मैप है वो रेडी हो जाएगा, और हम इस पूरे कॉन्सेप्ट मैप को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाया तो इतना सिस्टमेटिक नहीं बना, तो हम उसे वापस रब करके रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैप दिया गया है। कॉन्सेप्ट मैप का जो यूज़ है वो हम क्लास में कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो कॉन्सेप्ट मैप का यूज़ हम किसी भी स्टेज में, लेसन किसी भी स्टेज में कर सकते हैं, चाहे वो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्टेज हो, जिसको हम प्रिपरेशन स्टेज भी बोलते हैं। अगर मैंने इंट्रोडक्टरी स्टेज में कॉन्सेप्ट मैप दिया तो बच्चों को पूरा एक इमेज क्लियर हो जाएगी कि वो उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाला है। अगर मैं इसको डेवलपमेंटल स्टेज पर देती हूँ तो बच्चे स्मूथली सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, और अगर मैं इसको इवैल्यूएशन स्टेज पर देती हूँ तो बच्चे अच्छे से, बच्चों का असेसमेंट, इवैल्यूएशन इसके थ्रू हो सकता है। हम चैप्टर को अच्छे से समराइज कर सकते हैं अगर हम इवैल्यूएशन स्टेज में इसको दे रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट मैप का यूज़ हम किसी भी स्टेज में कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्रिटिकल पैडागोजी। नॉलेज डायनामिक है और एवर एक्सपेंडिंग है, विस्तृत है, बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। जो हमारा एनसीएफ 2005 था उसने आइडेंटिफाई किया जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, और उसने बच्चों को आइसोलेट कर रखा है, और ये क्या करता है, ये डिस्करेज करता है क्रिएटिविटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को, और बच्चों की इंसाइट को। तो इन्होंने बोला कि दिन पे दिन जो हमारी सोसाइटी है उसका नेचर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो इसलिए ज़रूरत है कि हम बच्चों को सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उनको फेस करने के लिए प्रिपेयर करें। जो क्रिटिकल पैडागोजी है वो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि बच्चे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और
क्रिटिकल पैडागोजी एक ऐसी टीचिंग अप्रोच है जिसके अंदर बच्चों को क्वेश्चनिंग करने की, या फिर बच्चे क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं डोमिनेशन को, कि जिन बिलीव्स का, जिन प्रैक्टिसेस का हमारी सोसाइटी में डोमिनेशन हो रहा है, बच्चे उनको चैलेंज कर सकते हैं। बच्चे मतलब क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं उनके ऊपर कि अगर हम इस बिलीफ को मान रहे हैं तो हम क्यों मान रहे हैं, और क्या मतलब अगर वो सही नहीं है तो बच्चे सोच समझ कर उसके विरुद्ध आवाज़ भी उठा सकते हैं। मतलब इस तरह से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करने की चीज़ों पर, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से हो, सोशल, इकोनॉमिकल या फिर मोरल। स्टेप्स क्या है क्रिटिकल पैडागोजी के? सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी दें बच्चों को कि बच्चे इशू को क्रिटिकली एनालाइज कर पाएँ, फिर हम उस इशू को क्लास में अनाउंस कर दें और एक डेट को फिक्स कर दें। अब कोई भी इशू जिस पर मैं क्रिटिकली मतलब क्रिटिकल पैडागोजी को यूज़ कर रही हूँ मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए उस इश्यूज़ के रिगार्डिंग, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो हम बच्चों को टाइम दें कि बच्चे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लें। उसके बाद हम बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का भी मौका दें, सबके व्यू ऑफ पॉइंट को सुने और चीज़ों को क्लास में डिस्कस कराएं। अभी टॉपिक सजेस्ट किए गए हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देते हैं बच्चों को, और इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे जिसमें बच्चा रैशनली थिंक करेगा, अपनी थिंकिंग स्किल को डेवलप करेगा। अब इसमें थिंकिंग को बेसिक स्किल माना गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार मतलब एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेसिक स्किल क्या है। उसने ऑप्शंस में दिया थिंकिंग, दिया ऑब्जर्वेशन, दिया एक्सप्लोरेशन, दिया, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, लेकिन सही माना गया थिंकिंग को। हमें देखने से लगेगा कि सारा ही सही है, लेकिन सारा सही नहीं है। एंड उसमें लिखा है थिंकिंग, तो आंसर हमें थिंकिंग ही लगा के आना पड़ेगा, चाहे वो इलॉजिकल हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर एनआईएस को एकदम अंधाधुंध तरीके से फॉलो कर रहा है। तो हम आंसर उसमें क्या मानेंगे, थिंकिंग मानेंगे। तो थिंकिंग को बेसिक स्किल माना है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अब इसके स्टेप्स क्या हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को। हम बच्चों को प्रॉब्लम कैसे पहचाननी है, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना सिखाएंगे। मतलब बच्चे डिफ़ाइन करेंगे चीज़ों को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद डिज़ाइन करेंगे कि किस तरीके से इस मेथड को उन्हें सॉल्व करना है, किस तरह से, किन मेथड्स का यूज़ करके, किन स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके, सिस्टमेटिक प्लानिंग के थ्रू, एक्सप्लेनेशन के थ्रू बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो उन्होंने अभी प्लान बनाया सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, उसका क्रियान्वयन कर देंगे और किसी सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। उसके बाद वो जो सॉल्यूशन उन्होंने निकाला कि हम इस सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, तो उन चीज़ों को बच्चे इवेलुएट करेंगे और एंड में कोई कंक्लूजन देंगे, ठीक है, मतलब जजमेंट देंगे, कलेक्टिव जजमेंट देंगे क्रिटिकली और रिफ्लेक्टिवली उस चीज़ पर थिंक करके। नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवों से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। इसमें स्कोप होता है, हम फील्ड ट्रिप करा सकते हैं बच्चों को, हम रियल लाइफ सिचुएशंस बच्चों के लिए दे सकते हैं, हम इसमें नए आइडियाज़ और नए कंसेप्ट के लिए बच्चों को कंक्रीट एक्सपीरियंस देते हैं। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके बच्चे मीनिंग मेकिंग करते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के द्वारा बच्चे अर्थ निकालते हैं उसका। अब एक एग्जाम्पल दिया गया एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कि हम बच्चों को चिड़ियाघर में लेके जाएं, वहाँ पर एनिमल्स को ऑब्जर्व कराएं, इंटरेक्ट कराएं, उनके एनवायरनमेंट को, किस तरह से वो लोग, उनके हैबिटेट को, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अपोज टू रीडिंग अबाउट एनिमल्स फ्रॉम अ बुक। मतलब किसी किताब से अगर वो उन एनिमल्स के बारे में पढ़ें, उसके बजाय अगर हम बच्चों को फील्ड ट्रिप कराएं उस चिड़ियाघर की, तो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में एक ऐसा मतलब जो हमारा ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ये हाईली इफ़ेक्टिव एजुकेशनल मेथड है और इसमें सेल्फ इनिशिएटिव और सेल्फ इवैल्यूएशन जैसी क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे क्या कर पाएँ, बच्चे सेल्फ इनिशिएटिव ले पाएँ और सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएँ। अब ये बच्चों को एलो करता है कि बच्चे नई स्किल्स को, नए एटीट्यूड्स को सीख सकते हैं, अच्छे से उनको एक्वायर कर सकते हैं।
और एक फ़न लर्निंग एनवायरनमेंट जो होता है, जो एक फ़न लविंग एनवायरनमेंट है, वो इफ़ेक्टिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग को फोस्टर करता है। यानी हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, फ़न लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें बच्चे एकदम खुशी का माहौल हो, बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। तो यही इफ़ेक्टिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी क्या करेगा, फोस्टर करेगा। अब मैं कैसे वेल क्राफ्टेड लर्निंग एक्सपीरियंस को मैं क्रिएट कर सकती हूँ अपनी क्लास के अंदर। तो इसका जो की है वो है कि हम बच्चों को क्या करें, फैसिलिटेट करें, हम लर्निंग प्रोसेस को क्या करें, फैसिलिटेट करें। और हम जो बच्चे के एक्सपीरियंस हैं उनका लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है और हम बच्चे के लिए गुड फैसिलिटेटर बने। अब एक इफ़ेक्टिव टीचर जो होता है, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अपनी क्लास में प्रैक्टिस कराता है, उसे मतलब ये समझने की ज़रूरत है कि सारे बच्चे, सारे पार्टिसिपेंट टोटली उस लर्निंग सिचुएशन में इन्वॉल्व हों। वो बच्चों को अलाउ करे कि बच्चे न्यू नॉलेज, न्यू चीज़ों को अपने पीयर्स के साथ मिलकर, अपने इन्वायरमेंट के साथ मिलकर क्रिएट कर सके। और जो टीचर है उसको इमेजिनेशन, कीपिंग पार्टिसिपेंट्स हुक्ड ऑन द एक्सपीरियंस, मतलब उसको इमेजिनेशन का यूज़ करके, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके बच्चों को उस एक्सपीरियंस में उसको हुक करके रखना है। अब नेक्स्ट है प्रोसेस क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट को कि किस कॉन्सेप्ट में हम फील्ड ट्रिप या ऑब्जर्वेशन जैसी टेक्निक्स का स्कोप है, हम कर सकते हैं इनको यूज़। फिर प्लान करना है फील्ड ट्रिप को, उसके बाद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना है बच्चों को, और बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस गेट द फीडबैक एंड पूल द इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम फीडबैक मांगेंगे कि बच्चों तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या तुमने सीखा, और उसके बाद हम किसी मीनिंग या फिर किसी कॉन्सेप्ट पर पहुंच जाएंगे। फाइनली एक क्रिएट होगी एक कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम एक्वायर कर सकते हैं नई नई कॉन्सेप्ट को, वैलिडेट कर सकते हैं नए कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट है हमारा नरेशन और स्टोरी टेलिंग। नरेशन जो एक ट्रेडिशनल मेथड है बच्चों को एंटरटेन करने का, स्पेशली जो हमारे ग्रैंड माँ हैं वो ये यूज़ करती थी। और इसमें एक स्किल है, इसमें नरेटर कम्युनिकेट करता है और जो लिसनर होता है वो चीज़ों को सुनता है, उसके ओरल और नॉन वर्बल जेस्चर्स को। इसके बाद जो ये मेथड है, इसका जो मीडियम है वो स्पीच होता है। तो स्पीच क्लियर होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, चीज़ों में सीक्वेंस होना चाहिए। अगर एक टीचर है, एक टीचर के अंदर कैपेसिटी है एक्टर, और वो एक गुड एक्टर है, स्पीकर है, तो वो चीज़ों को लाइवली और इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों के सामने पेश कर सकता है। ये इससे बच्चों की जो बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, इवेंट्स को विजुलाइज करते हैं। और तो बच्चे ट्रैक पर रहें तो जो नरेटर है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकता है, स्पेशली जिनका आंसर 1 और 2 वर्ड्स में हो, इस तरह से। और ये जो मेथड है सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्पेशली हिस्ट्री में। हम हिस्ट्री की चीज़ों को बच्चों के इंटरेस्टिंग तरीके से, बच्चों के सामने एक इमेजिनेटिव अंडरस्टैंडिंग बच्चों के सामने हम पेश कर सकते हैं। जो स्टोरी टेलिंग है और जो नरेशन है, ये डिपेंड करती है टीचर के अंदर, मतलब टीचर के ऊपर डिपेंड करती है कि टीचर कितना इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को बच्चों के सामने पेश कर रहा है। और स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम बहुत सारे बच्चों की ट्रेट्स, बच्चों के अंदर पर्सनालिटी के ट्रेट्स हम डेवलप कर सकते हैं कि बच्चे चैरिटी बच्चों के अंदर आए, ट्रूथफुलनेस बच्चों के अंदर आए। इसके एडवांटेज क्या है कि अगर टीचर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को इंटरेस्टिंग मैनर में बता पा रहा है तो इससे इमेजिनेशन डेवलप होती है, इससे वर्च्यूज़ इनकलकेट होते हैं बच्चों के अंदर सोशल लाइफ से रिलेटेड। और इसकी लिमिटेशन क्या है कि अगर टीचर एक गुड नरेटर नहीं है तो बच्चे बोर हो जाएंगे, फिर हम सारे टॉपिक्स को स्टोरी टेलिंग से नहीं सिखा सकते, नहीं बता सकते। और नेक्स्ट है हमारा फील्ड ट्रिप। जो हमारी फील्ड ट्रिप होती है ये ऐसी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, नियर बाय प्लेस, स्पॉट पर बच्चों को ले जा सकते हैं जिसकी कोई एजुकेशनल वैल्यू हो। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी जगह बच्चों को ले जा रहे हैं, नहीं, कोई ऐसा स्पेस, कोई ऐसा स्पॉट होना चाहिए जिसकी कोई एजुकेशनल वैल्यू हो। फील्ड ट्रिप डायरेक्ट एक्सपीरियंस देती है बच्चों को आउटसाइड लाइफ के बारे में, और एक मोस्ट इफेक्टिव डिवाइस है टीचिंग लर्निंग की सोशल साइंस के अंदर।
किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं हम फील्ड ट्रिप को, तो इसके 3 स्टेज होती हैं। पहले हम प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर फॉलोअप करेंगे। प्लानिंग में हम वही अपने टेक्स्ट बुक को देखेंगे, उसमें क्या कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें फील्ड ट्रिप हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट करने के बाद एक डेट, एक टाइम हम उसका फिक्स करेंगे। बच्चों के पेरेंट्स से क्या लेंगे, परमिशन लेंगे। उसके बाद जो हमारे पीयर्स कलीग्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट है, उनसे परमिशन, उन सबसे बातचीत करेंगे। फिर हम बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लेकर जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, सबकी केयर करेंगे। वहाँ से आने के बाद हम बच्चों के एक्सपीरियंस को कंसोलिडेट करेंगे और एक कॉन्टिन्यूस असेसमेंट भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। और बाद में जब बच्चे उस ट्रिप से वापस आ जाए तो भी हम असेस कर सकते हैं बच्चों को। फील्ड ट्रिप बच्चों को मोटिवेट करती है और बच्चों के इंटरेस्ट को अराउज करती है और बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज़ को इनकलकेट करती है और बच्चे अपने टेक्स्ट बुक को अपने आउटसाइड से इसके थ्रू जोड़ते हैं। तो ये था हमारा फील्ड ट्रिप। नेक्स्ट है हमारा डिस्कशन मेथड। बहुत ज़ोरों शोरों से डिस्कशन मेथड का हमारी सोशल साइंस में यूज़ होता है और इसके थ्रू हम कलेक्टिवली डिसीजन ले पाते हैं किसी भी टॉपिक के अंदर, और इसके थ्रू डेमोक्रेटिक वैल्यू बच्चे के अंदर कल्टीवेट होती है, क्योंकि एक्सप्रेशन का जो राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिला हुआ है हमें। और डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि सबको अपनी बात कहने का हक है, सब बच्चे, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक वैल्यू बच्चों के अंदर क्रिएट होते हैं। फीचर क्या है डिस्कशन के, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो जिस पर बच्चे अपनी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, जिस पर स्कोप है डिस्कशन का। उसके बाद जो टीचर है क्या करता है, हमेशा डिस्कशन को इनिशिएट करता है, मॉडरेट करता है, लेकिन कंटिन्यू स्टूडेंट के द्वारा ही होता है डिस्कशन मेथड। इसकी भी 3 स्टेज होती हैं। पहला प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, सेकंड कंडक्ट ऑफ डिस्कशन, थर्ड है इवैल्यूएशन। पहला जो प्लानिंग और प्रिपरेशन है इसको प्री डिस्कशन स्टेज बोल सकते हैं। वही कि हम एक कोई टॉपिक ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद हम डेट टाइम सब कुछ फिक्स कर देंगे। बच्चों को हम टाइम देंगे कि बच्चे उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च कर पाएँ, अच्छे से उसके ऊपर नॉलेज जुटा पाएँ। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्या क्या क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, उनको हम सिक्वेंसली लिख देंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर देंगे, डेट टाइम सब कुछ फिक्स हो गया, तैयारी हो गई। अब हम उस डिस्कशन को कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट ऑफ डिसीजन में टीचर महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। सिटिंग अरेंजमेंट देखता है कि बच्चे फेस टू फेस बैठ पाएँ, तभी सब बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो टीचर है वो एक फ्री रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा ताकि सारे बच्चे इजीली पार्टिसिपेट कर पाएँ चीज़ों के अंदर। डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा और सारे बच्चों को ये फ्रीडम देगा कि सारे बच्चे एक्सप्रेस कर पाएँ अपने अपने व्यूज़ को। उसके बाद इवैल्यूएशन होगा, हम एक एंड पर पहुंचेंगे, कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कलेक्टिवली चीज़ों पर डिस्कशन करने के बाद। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू अंडरस्टैंड टू व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्कशन हैव बीन अचीव्ड। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, जानना कि जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर हमने इस डिस्कशन को ऑर्गेनाइज़ किया, क्या वो अचीव हो पाया है। इसके बाद टीचर क्या करेगा, एंड में टीचर एक कंक्लूजन भी दे सकता है कि मतलब अगर बच्चे नहीं पहुंच पा रहे कोई कंक्लूजन के ऊपर, तो टीचर एक कलेक्टिव डिसीजन भी दे सकता है। और सारे बच्चों को मतलब ज़रूरी है कि सारे बच्चे उस पर एग्री करें, ठीक है। तब तक किसी भी बच्चे के अंदर कोई आशंका हो तब तक हम उस टॉपिक को बंद ना करें। मतलब जो बच्चे के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर उनको मिलने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मैप बेस्ड लर्निंग। मैप जो है वो रिप्रेजेंटेशन है हमारी अर्थ का एक फ्लैट सरफेस पर, और बहुत सारे लोग मैप्स का यूज़ करते हैं, जैसे मोटरिस्ट, डिफेंस पर्सनल हो गए, टूरिस्ट हो गए। और जो मैप है उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो इसलिए हमारे अंदर मैप लिटरेसी होना ज़रूरी है अगर हम उस मैप को पढ़ना चाहते हैं, उस मैप को रीड करना चाहते हैं। Map cannot be meaningful unless the reader is not able to out what the map contains. Map literacy is essential for understanding maps. अब सोशल साइंस के अंदर बहुत सारी जिन रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं, मैप उनमें से एक इसेंशियल टूल है। और स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द मैप बेटर व्हेन दे आर एबल टू रीड मैप्स, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मैप। बच्चे अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं अगर वो मैप को पढ़ पाते हैं और डिफरेंट मैप के बीच में रिलेशनशिप्स को क्रिएट कर पाते हैं।
जो लर्निंग मैप के थ्रू होती है उसी को हम मैप बेस्ड लर्निंग कहते हैं। अब मैप के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले मैप के अंदर एक टाइटल होता है, एक हेडिंग होती है, उसके बाद डायरेक्शन इंडिकेटर होता है जिससे हम एक कॉर्नर में दिया होता है जिससे हम डायरेक्शन को समझ पाते हैं कौन सी नॉर्थ ईस्ट है। एक स्केल दिया होता है जिसमें हम डिस्टेंस क्या है प्लेसेस के बीच में उसको समझ पाते हैं, मतलब उसका एक रेशियो, उसका एक स्केल मैप पे दिया होता है। फिर कुछ कलर्स और सिंबल्स होते हैं जिनके अपने भी मीनिंग होते हैं, और अगर अपने मीनिंग नहीं है, खुद उस कार्टोग्राफर ने उसको यूज़ किया है, तो वो चीज़ों को एक टेबल बना के मैप के कॉर्नर में देता है कि इस मेरे इस सिंबल का मीनिंग ये है, मेरे इस कलर का मीनिंग ये है, इस तरह से। तो ये हमारा मैप दिया गया है। और ये हमारा डायरेक्शन इंडिकेटर हो गया। मैप स्किल्स, सबसे पहले नोटिंग डायरेक्शन की डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए, फिर रिकॉग्नाइजिंग स्केल होना चाहिए, रीडिंग कलर्स, रीडिंग सिंबल्स और मेकिंग इन्फ्रेंसेस, ये सारी मैप स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए अगर हम किसी मैप को रीड करना चाहते हैं। नोटिंग डायरेक्शन एक डायरेक्शन इंडिकेटर होता है जिसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ को दिया गया होता है, ठीक है। और जो डायरेक्शन है, दो तरह की डायरेक्शन होती है, कार्डिनल डायरेक्शन और इंटरमीडिएरी डायरेक्शन। जो कार्डिनल डायरेक्शन होती है वो 4 तरह की होती है, इंटरमीडिएट भी 4 तरह की होती है। नहीं, टोटल डायरेक्शन है ना, इसमें 8 तरह की दी गई हैं, 4 कार्डिनल और 4 इंटरमीडिएट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये कार्डिनल हैं, और इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। अब इस इंडिकेटर के थ्रू, डायरेक्शन इंडिकेटर के थ्रू हम बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर नॉर्थ में, तमिलनाडु साउथ में, उड़ीसा साउथ ईस्ट में है। इस तरह से हम चीज़ों की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केल ऑफ अ मैप और कंप्यूटिंग डिस्टेंस। अब मैप में एक स्केल दिया होता है कि हमारे कितने किलोमीटर का मतलब क्या है, कि हमारे 1 सेंटीमीटर का मतलब 100 किलोमीटर है, हमारे 1 का मतलब 10,000 है। इस तरह से कोई स्केल उसमें दिया गया होगा जिसके थ्रू हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं ऑन दी ग्राउंड। अब ये जो स्केल है ये 3 तरह का होता है। एक स्टेटमेंट फॉर्म में हो सकता है, ये वाला जो ऊपर वाला था ये स्टेटमेंट फॉर्म में था ये। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में हो सकता है, और एक है हमारा ग्राफिक हो सकता है। ग्राफिक में 2 तरह का होगा, बार स्केल और वेरिएबल स्केल। इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि दिल्ली और मुंबई के बीच में कितनी दूरी है। अगर मैंने एक डिवाइडर लिया, उस डिवाइडर में मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितनी डिस्टेंस है उसको मेज़र किया, उसके बाद स्केल पर देखा कि वो कितने सेंटीमीटर बैठ रहा है। मान लो वो 5 सेंटीमीटर था और हमें स्केल दिया गया था कि 1 का मतलब 500 किलोमीटर है, तो हम यहाँ पर 5 का मतलब निकाल लेंगे कि 5 का मतलब क्या होगा, 2500 किलोमीटर होगा। इस तरह से हम 2 प्लेसेस के बीच में चीज़ों के डिस्टेंस को बता सकते हैं। अगर किसी नदी की बात करें तो नदी के लिए हम थ्रेड लेंगे। नदी के लिए हम क्या लेंगे, थ्रेड। और उस थ्रेड के थ्रू पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को नापेंगे कि कितना डिस्टेंस है उस थ्रेड के, क्योंकि वो नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उसमें हम थ्रेड का यूज़ करें। हमारे रीडिंग कलर्स, अब अलग अलग कलर की डिफरेंट मीनिंग होती है। इफ़ इट इज़ अ पॉलिटिकल मैप तो कलर्स इंडिकेट करते हैं पॉलिटिकल यूनिट को। अगर वो कोई फिज़िकल मैप है तो कलर इंडिकेट करते हैं फिज़िकल यूनिट को। और इन कलर्स का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीनिंग भी है कुछ कलर्स का। जैसे ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब है लो लैंड यानी नीची भूमि। डार्क ग्रीन का मतलब है कि सी लेवल से उसकी कितनी ऊंचाई है। तो इस तरह से कुछ कुछ कलर्स हैं जिनके यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीनिंग भी हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंबल्स। तो कुछ सिंबल्स भी यूज़ होते हैं, जैसे हम बात करें कि हम माउंटेन के लिए ऐसे यूज़ करते हैं, हम नदियों के लिए कुछ इस तरह के सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो कुछ सिंबल्स भी होते हैं जिनका डिफरेंट यूज़ होता है डिफरेंट मैप्स के अंदर। सिंबल्स जो होते हैं वो भी मतलब या तो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। देखो 2 तरह के सिंबल होंगे, आगे आएगा। 2 तरह के सिंबल होते हैं, पहला है कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो होते हैं जिनकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीनिंग होती है, नॉन कन्वेंशनल वो होते हैं जो कार्टोग्राफर ने उसी टाइम क्रिएट किए होते हैं। लास्ट है हमारा मेकिंग इन्फ्रेंसेस बाय रीडिंग डिफरेंट मैप। अब हमें सारी मैप स्किल्स आ गई, तो हम उन मैप स्किल्स के द्वारा किस तरह से इन्फ्रेंसेस, किस तरह से निष्कर्ष को निकालें। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि कौन कौन सी जगह पर कॉफ़ी उगाई जाती है, हमें ये इस इन्फ्रेंस को हमें निकालना है।
तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट मैप को देखेंगे, कॉफ़ी कहाँ कहाँ पर उगाई जा रही है। तो हमें एक चीज़ निकल कर आएगी, जहाँ पर भी कॉफ़ी उगाई जा रही है वो हाई लैंड है, कैसी ऊंची भूमि है। फिर वहाँ की सोइल कैसी है, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, पॉपुलेशन कैसी है, रेनफॉल कैसी है। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके इन फ्यूचर या फिर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किन किन स्थानों पर कॉफ़ी उगा सकते हैं। अगर उस स्थान के पास ये सारी विशेषताएं मौजूद है तो हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि इस स्थान पर कॉफ़ी उगाई जा सकती है। तो ऐसे मैप का यूज़ करके हम इन्फ्रेंसेस को, हम निष्कर्ष को निकाल सकते हैं।